हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज इस सेशन में आपके लिए लेकर लौटे हैं दोस्तों, जो इंडेक्स है, इंडेक्स 2023-24 जो है, सारे सूचकांक वैश्विक लेवल पे भारत का कौन सा स्थान है और किन देशों का जो है अन्य का जो है प्रथम स्थान है, इस वीडियो के अंदर अपन कवर करने वाले हैं दोस्तों। मैं सारी जो भी डाटा था वो अपडेट कर लिया मैंने, जो 2024 के अंदर चेंजेस हुए हैं। बाकी इंडेक्स वगैरह जो है आपको अभी जो आने वाली एग्जामिनेशन है, यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, सीजीएल सीपीओ वगैरह हो गया, या फिर बैंकिंग से रिलेटेड जहां पर भी जो जीके वगैरह आता है आपके, तो वहां अगर इंडेक्स पूछी जाएगी दोस्तों, तो यही इंडेक्स जो है 2023 की ही पूछी जाएगी, क्योंकि लास्ट के अंदर जो है अपडेट होता है इंडेक्स से रिलेटेड, अलग अलग मंथ में आती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों, बने रहना वीडियो के अंदर। और पहला क्वेश्चन जो है अपना है, वैश्विक भूख सूचकांक या इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों। ठीक है, तो इस इंडेक्स के अंदर भारत का जो है 111वां नंबर का जो है स्थान है दोस्तों, और पाकिस्तान से जो है कहीं ये अच्छे खासे नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर की पॉइंट्स की बात करूँ तो दोस्तों, सूचकांक में 20 देश शीर्ष पर स्थान है, जिसमें बेलारूस है, बोस्निया है और चीन वगैरह, हंगरी वगैरह आप पढ़ लेना। संयुक्त अरब अमीरात है, ये सारा जो है अपने देश से जो है अच्छी खासी कंडीशन पे आगे है। पाकिस्तान जो है 102वें नंबर पे, आपको पता है। श्रीलंका 60वें पे, बांग्लादेश 81वें पे, नेपाल 69 नंबर पे। ठीक है दोस्तों, इनका याद रखना जरूरी है, क्योंकि पड़ोसी देशों का कई बार अपने पेपर में पूछ लेता है। एसएससी के जो ज्यादातर पेपर्स होते हैं उनके अंदर पड़ोसी देशों का जो सूचकांक होता है ना, वो भी इंडिया के साथ साथ पूछ लेता है। मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों। जो शांति सूचकांक है, तो पीस इंडेक्स के अंदर अपना 126वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, पीस इंडेक्स जो है उसके अंदर भारत का 126वां स्थान है दोस्तों। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, ध्यान में रखना, 126वां स्थान। और इसके अलावा इसके की पॉइंट्स की मैं बात करूं दोस्तों, तो शीर्ष स्थान जो है आइसलैंड का है पहले नंबर पे, फिर डेनमार्क का है, फिर आयरलैंड का है। ठीक है दोस्तों, ये अंक वगैरह भी जो इनको दे रखे हैं शांति के हिसाब से। बाकी सबसे आखिरी स्थान पे अफगानिस्तान है दोस्तों, आप सबको पता ही होगा। वहां पर जो है अभी काफी ज्यादा जो मतलब माहौल एक अलग तरह का चल रहा है, तानाशाही जैसा माहौल चल रहा है, तो वहां पे जो शांति का जो है वो इंडेक्स काफी नीचे है। और जारी कौन करता है, तो ये करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है, संस्था है जो शांति का जो सूचकांक है उसे जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं दोस्तों मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये 2023 का है, आप इस चीज को मत लेना, क्योंकि 2023 ही लास्ट का है। ठीक है, दिसंबर का। और 2024 के अंदर मई जून तक जो भी पेपर होंगे ना दोस्तों, उनके अंदर ये 2023 का ही पूछेगा, क्योंकि ये एक साल से आता है। ज्यादातर जो भी डाटा है ना, एक साल से अपडेट होता है। तो मैं से अपडेट कर लिया है, जो दिसंबर वगैरह लास्ट के अंदर जो आया है वही मैंने इस वीडियो के अंदर डाला है। तो आप ये देख के जो है कंफ्यूज मत हो ना, 2023 का क्यों डाल रहा हूँ दोस्तों, ये चीज पहले की ही होती है, थोड़ा पहले का ही पूछता है हमेशा। ठीक है, फिर आता है वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक। ठीक है, जो गैप इंडेक्स होता है, जेंडर गैप इंडेक्स, उसके अंदर अपने भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें 127वां स्थान अपने भारत का है। ठीक है, लिंगानुपात कह सकते हैं, लैंगिक जो अंतर होता है ना, उसके ऊपर ये बता रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके की पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सूचकांक में जो है 3 देश है जो अपने भारत से ऊपर, सॉरी टॉप 3 की बात करूं तो आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड। जारी कौन करता है, तो इसको विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड के द्वारा जो है इसे जो लिंगानुपात है या फिर लिंग में जो अंतर है, जेंडर गैप इंडेक्स है, उसे जारी किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करूं दोस्तों, चौथी नंबर की क्वेश्चन की, तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में दुनिया में सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है। ठीक है, मतलब खुशहाली हैप्पी इंडेक्स जो आता है ना दोस्तों, ये भी जारी किया जाता है। हैप्पी इंडेक्स में फिनलैंड सबसे ज्यादा टॉप पे है, और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भारत का मैंने आपको अभी पीछे जो है बता ही दिया। फिर आता है फिनलैंड का औसत जीवन मूल्यांकन जो है स्कोर 7.804 है। इसके अलावा फिर इसके बाद बात करूं, सबसे निचले स्थान पे अफगानिस्तान, जो मैंने अभी आपको मेंशन कर दिया, पूरा बता दिया है। सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान भी जो मैंने बता दिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक के अंदर जो है दोस्तों, रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये है 56वां स्थान। ठीक है दोस्तों, 56 नंबर जो है ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग्स के अंदर जो है अपना भारत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो दोस्तों रैंकिंग जारी करते ही आप एक बार वीडियो को रोक के पढ़ लियो, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, वैसे नंबर ही पूछता है डायरेक्ट। आज तक जो भी एग्जाम में हुई है लगभग ज्यादातर में नंबर ही इन्होंने पूछा है। ठीक है, फिर 6ठे नंबर की क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा या फिर कौन सा देश शीर्ष के स्थान के ऊपर है, तो डेनमार्क जो है प्रतिस्पर्धा कम्पिटेटिव इंडेक्स में जो है डेनमार्क अपना सबसे टॉप पे है। ठीक है, इसके अलावा इसके की पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं,
तो भारत प्रतिस्पर्धा सूचकांक 40वें नंबर पे, अपना भारत कौन से नंबर पे है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि प्रतिस्पर्धा सूचकांक के अंदर भारत का कौन सा स्थान है। तो 40वां नंबर जो है भारत का है। और इसमें टॉप 3 देश की मैं बात करूँ तो डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड जो है इसके अंदर जो है देखने को मिलते हैं। चलो ये हो गया। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा स्थान देश जो है शीर्ष स्थान पे है। ठीक है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है सिंगापुर सबसे टॉप के ऊपर है। ठीक है, सिंगापुर जो है सबसे टॉप के ऊपर है। उसके बाद नेक्स्ट में बात करूँ इससे रिलेटेड की पॉइंट्स की, तो भारत का इसमें स्थान कौन सा है दोस्तों, 80वां स्थान है, 80 नंबर पे जो अपना है। और ये पहले 87 के लगभग था पासपोर्ट के अंदर, और अभी जो है काफी टॉप पे आ गया, मतलब 80वां नंबर पे आ गया। इधर नंबर कम हो रहे हैं, इसका मतलब अपनी कंडीशन जो है अच्छी हो रही है, पहले से बेटर हो रही है, ध्यान रखना। नंबर अगर कम हो रहे हैं तो नीचे आ रहा है ना, तो इसका मतलब अपनी कंडीशन जो है अच्छी हो रही है। और सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान का है दोस्तों। फिर आता है इसके अंदर टॉप की मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा अच्छा खासा जो होता है ना वो जापान का है, और भारत का स्थान ये है 85 नंबर का। ठीक है दोस्तों, ये सॉरी से मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 80 नहीं है दोस्तों, सॉरी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, 85 है। पहले 87 था और अब की बार जो 2 स्थान ही कम रहा है, 85 पे रहा है। ठीक है दोस्तों, एक बार सुधार कर लेना, मैं अगेन मेंशन कर रहा हूँ दोस्तों, 80 नंबर पे नहीं है, 80 नंबर। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, हैनले एंड पासपोर्ट रिसर्च टीम के द्वारा जो ये हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये जारी किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बने रहना वीडियो के अंदर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और सारे करंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है मैं आपको 1 बाय 1 करके जो है चैनल के ऊपर करवाने वाला हूँ दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों, तो ये है 161वां स्थान। ठीक है, प्रेस जो है स्वतंत्रता सूचकांक है। बाकी आप इसको थोड़ा सा देख लेना, इसके अंदर भी जो है आपको अलग अलग देशों का जो बताया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट अपना यही रहता है। 161वां नंबर याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं तो ये आप देश देख लेना, टॉप 3 है जो नॉर्वे है, आइसलैंड है, डेनमार्क है, और आखिरी स्थान उत्तरी कोरिया का है। क्योंकि वहां की जो उत्तरी कोरिया का आपको पता ही है तानाशाही से चलती है, तो वहां पर जो है वहां की जो प्रेस का मतलब वहां जो मीडिया वगैरह इतनी ज्यादा स्वतंत्र है नहीं न्यूज देने के अंदर। ठीक है, फिर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है, तो 108वां लोकतंत्र सूचकांक। ठीक है, ये मतलब इलेक्शन से रिलेटेड है, डेमोक्रेसी अपना लोकतंत्र है उससे रिलेटेड है, तो अपना जो है कौन सा नंबर रहा है, 108वां नंबर भारत का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, सूचकांक में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे रहे, और इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट तो वही है कि जो अपना नंबर है ना वो कौन सा है, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। फिर 10वें क्वेश्चन की बात करूं, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत जो है आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है, तो ये 13वें नंबर पे है। ठीक है, 13वें नंबर पे जो आतंकवाद से रिलेटेड है ना, मतलब जो जिन देशों के अंदर आतंकवाद चलता है जैसे, तो उसमें 13वें नंबर पे अपना भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो अगर की पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं तो वीडियो को रोक के आप पढ़ लेना कि जो टॉप कंट्रीज है उसमें कौन सा है। देखो अफगानिस्तान का नाम पहले भी काफी ऊपर ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करूं 11वें नंबर की क्वेश्चन की, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के अंदर जो है अपना देश कौन से नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अपना देश जो है 8वें नंबर के ऊपर है दोस्तों, आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार कंफर्म कर लो। जलवायु परिवर्तन में 8वें नंबर के ऊपर अपना देश जो है आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एक सेकंड, हाँ ये आपकी पॉइंट्स जो है वीडियो को रोक के पढ़ लेना। अगर वैसे इंपॉर्टेंट कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछ लिया जाता है। बाकी इसमें एक है आखिरी स्थान ईरान का 63वां स्थान है। ठीक है, मतलब ये 63 जो है 63 देशों की जो निकाली जाती है जलवायु परिवर्तन जो इंडेक्स है। फिर बात करूं हुरून ग्लोबल यूनिवर्सिटी इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर आया। ठीक है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ठीक है सॉरी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर आया, तो 3रे स्थान पर आया। ठीक है दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आपके सामने बात करूं तो 13वें नंबर की वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है दोस्तों, तो पेंशन सूचकांक के अंदर जो है भारत का 45वां स्थान है। ठीक है, 45वां स्थान जो है ना भारत का है पेंशन सूचकांक के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये आप की पॉइंट्स जो है वीडियो को रोक के पढ़ सकते हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे तो मैं इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं मैं आपको बताते चल रहा हूँ। बाकी जो नॉन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हो। फिर आता है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में 108 देशों की सूची में भारत का स्थान, तो यह है अपना 64 नंबर का। ठीक है, 64
ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, ठीक है। इसके अलावा इसके बारे में बात करूं थोड़ा सा, तो जारी इसको नोड लेयर करता है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लेता है नोड लेयर, इसको याद रखना, ठीक है। ये जो है इसमें काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जीवन की डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक 2023 में, ठीक है, डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक के अंदर जो है भारत का स्थान क्या रहा है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप देखते रहना, बाकी इसमें स्किप करने वाला कुछ भी नहीं है, जो डाटा मैंने डाला है सारा जो है पढ़ने लायक है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है दोस्तों। तो बने रहना वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट जो है इसके अंदर अपना 52वां नंबर आता है, और बाकी इससे रिलेटेड जो डाटा आप देख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर। नवाचार जो है ग्लोबल इनोवेशन, दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन वाला, ये सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है, कई बार आता है। तो ये अपने 40वें नंबर पे भारत, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा की पॉइंट्स की बात भी कर लूंगा मैं। तो इसमें की पॉइंट है कि इसमें शीर्ष जो टॉप पे है ना वो कौन है, तो इसमें स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है अपना, वो इसे जारी करता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत 165 देशों की रैंकिंग में किस स्थान पे है, तो इसमें 87 नंबर के ऊपर अपना भारत है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो की पॉइंट्स आप पढ़ लेना। और ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्शन इंडेक्स 2023 में क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों की सूची में किस स्थान पर है। तो ये क्रिप्टो वाला अभी जो है करंट में भी चल रहा है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। और इसमें पहले नंबर पे भी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ये जो है देश अपना पहले नंबर पे है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो 2023 में जारी यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा, तो दोस्तों 30वें स्थान पर रहा। ये क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जो है इसमें थोड़े स्किप करने लायक भी, अगर आपको नहीं दिमाग में बैठ रहे तो नहीं स्किप कर सकते हो, बाकी मोस्टली क्वेश्चन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है थोड़ा सा डल गया है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा जो है किसे मिला है, तो तिब्बत को मिला है। आजादी के हिसाब से, फ्रीडम के हिसाब से जो है वो तिब्बत को मिला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं दोस्तों, भारत का स्थान आजादी के हिसाब से जो 66वां है, जो काफी अच्छा है, ठीक है, ठीक ठाक है ये। और सबसे अच्छी फ्रीडम जो अमेरिका को है, ये आपको पता ही होगा। फिर नेक्स्ट बात करूं दोस्तों, तो आता है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में भारतीय शहर मुंबई किस स्थान पर रहा। प्राइम ग्लोबल सिटीज जो होता है ना Q3, तो इसके अंदर अपना 4थे नंबर पे रहा है, ठीक है। और इसकी की पॉइंट्स जो है जरूरी है, मैं आपको बता देता हूँ। भारत की जो है 4 शहर है, जिसमें मुंबई है, नई दिल्ली है और बेंगलुरु, इन शहरों का जो है ये पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर सबसे पहले स्थान पे है, तो इंदौर, अपने भारत का जो है इंदौर, साफ सफाई के मामले में इंदौर का काफी ज्यादा नाम, और काफी पिछले कई सालों से जो है यही नंबर 1 पे आ रहा है दोस्तों। सबसे प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली जो है अपना सबसे प्रदूषित शहर है, ठीक है। बाकी वैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता, ये सारे शहर एक ही लाइन में आते हैं, और इंदौर हमेशा स्वच्छता के अंदर और वहाँ की जो वायु वगैरह है उससे रिलेटेड जो स्वच्छता है सारों में इंदौर टॉप पे आता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा था, तो 67 नंबर पे भारत अपना रहा है, ठीक है। और स्वीडन इसके अंदर टॉप पे रहा है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला, ठीक है, तो ये उत्तरी कोरिया है। दासता का मतलब वही है कि मतलब जो एक तरह से वहां फ्रीडम इतना नहीं है, तानाशाही शासन चलता है, तो ये चीज आपको पता ही होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, तो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा। ये विश्वविद्यालय का दोस्तों जरूर पूछते हैं, तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये सबसे अच्छे नंबर पे रही है दोस्तों। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आगे की नेक्स्ट जो भी एग्जामिनेशन है आपकी उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी याद रखना। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं दोस्तों, ग्लोबल फायरफॉक्स इंडेक्स 2023 में अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है, ठीक है। सबसे पावरफुल ये अमेरिका के पास है, उसके बाद चाइना के पास है, तीसरे नंबर पे जो अपने भारत की सेना है, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। इसमें अपना भारत का नंबर भी पूछ सकता है। फिर बात करें वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है, तो वियना जो है ना वो सबसे ज्यादा टॉप पे है, मतलब सबसे अच्छा कंडीशन है वहां रहने लायक, ठीक है। बाकी अगर नेक्स्ट वीडियो में बात करूं दोस्तों,
तो 28 नंबर का क्वेश्चन आता है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर आया? तो डेनमार्क में जो है सबसे ज्यादा पोल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, भारत का स्थान जो है इसके अंदर 180 नंबर पे है, जो सबसे आखिरी पे है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये क्वेश्चन इंटरनेशनल इंटेलिजेंस प्रोपेरिटी के अंदर जो है अपना भारत किस स्थान के ऊपर है? तो 42वें स्थान पे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना 42वां स्थान है, 42वें स्थान पे अपना भारत है। उसके बाद दोस्तों मैं वीडियो के अंदर नेक्स्ट बात करने से पहले एक बार अगेन मेंशन कर देता हूँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हाई स्टडी को, तो एक बार सब्सक्राइब कर लो। और जो भी करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज जो है ना मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ, 1 बाय 1 वीडियो करके, जो भी टॉपिक के हिसाब से जो करंट अफेयर्स है, खेलों से रिलेटेड है या फिर कोई नई जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, सारा जो भी डाटा है ना 2023-24 लास्ट 23 और 24 का जो भी डाटा है वो सारा मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो बने रहना वीडियो के अंदर। और चलो अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो उसकी मैं बात करूँ तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? लॉजिस्टिक वाला काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 38 नंबर के ऊपर अपना भारत रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करूं तो विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ठीक है, तो 77 नंबर के ऊपर अपना भारत जो है रहा है। ठीक है, फिर अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूं दोस्तों तो वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? श्रम लचीलापन का मतलब होता है कि वहां के जो श्रमिक मजदूर है उनको कितनी ज्यादा मतलब सुविधाएं दी जाती है या फिर कितना इजीली उनसे काम करवाया जाता है। इजीली का मतलब होता है कि थोड़ा मजदूरी अधिक हो, काम कम हो, तो उसमें डेनमार्क जो है ना सबसे अच्छे स्थान पे, डेनमार्क में श्रमिक सबसे ज्यादा संतुष्ट है। 33 नंबर की क्वेश्चन की बात करूं, 2023 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के दूसरे सबसे धीमा शहर है, तो ये है अपना भारत का बेंगलुरु। आप देखोगे बेंगलुरु के अंदर अगर आप पर्टिकुलरली जाओगे ना दोस्तों तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, बहुत मतलब धीरे धीरे चलता है, भीड़ काफी ज्यादा है और मेट्रो भी जो इतनी ज्यादा विकसित नहीं है। और सबसे टॉप की बात करूँ ना दोस्तों तो लंदन आता है। लंदन जो है इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, वो सबसे धीमा शहर है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट में बात करूं 34 नंबर की क्वेश्चन की, सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर आया? तो वो है बर्लिन, जर्मनी का। सार्वजनिक परिवहन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के व्हीकल्स हो या सार्वजनिक व्हीकल्स, अच्छी खासी सुविधा प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक एआई निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, एआई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5वें नंबर पे है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं आपके सामने तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 12वीं साल शीर्ष पर रहा है? तो बताओ दोस्तों, मैसाचुसेट्स ये जो इंस्टीट्यूट है ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के अंदर है। ठीक है, वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? ये अपना केरल है, क्योंकि कई बार ये होता है ना सांसदों के खिलाफ रिपोर्ट्स वगैरह आती है, उनके ऊपर जो है कार्रवाई करने के अंदर केरल जो है टॉप के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों 38 नंबर की, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी में मामले में दक्षिण एशियाई देशों की सूची में भारत किस स्थान पे है? डाटा वगैरह देने के अंदर तो 6 नंबर के ऊपर एशियाई देशों की बात कर रहा है। ठीक है, तो अपना भारत जो है 6 नंबर के ऊपर है दोस्तों। ठीक है, अगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की बात करें तो इसके अंदर जियो जो है वो सबसे स्पीड से और सबसे सस्ता जो डाटा, सस्ता नहीं कह सकते बट स्पीड से जो डाटा है ना 5G सेवाएं प्रोवाइड करवाने में पहले नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट बात करूं सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर है बिहेव के हिसाब से? तो टोरंटो जो देश है, टोरंटो इसका की पॉइंट मतलब इसका जो टोरंटो है इसका नॉर्मली याद रख लेना, की पॉइंट की जरूरत है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, टोरंटो देश टॉप पे है। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार जो है किसे मिला? दोस्तों ये 22 की आई हुई रिपोर्ट है, अभी तक ताजा आई नहीं है, अभी स्टार्टिंग में आती है कहीं ना कहीं, तो 22 के बाद आई नहीं है तो मैंने 22 का एड कर दिया। ठीक है, इंदौर का जो है स्मार्ट सिटी के अंदर इंदौर है। ठीक है, बाकी ये लोगो वगैरह आप देख रहे होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में कौन सा शहर सबसे पहले नंबर पे है इकोसिस्टम के अंदर? तो दोस्तों सिलिकॉन वैली। ठीक है, नाम सुना होगा आपने, काफी फेमस शहर है सिलिकॉन वैली जो है, ये अमेरिका के अंदर है जो काफी टॉप पे है। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको करवाने वाला हूं दोस्तों, तो बने रहना वीडियो के अंदर। और
बाकी जो भी अगर सूचकांक वगैरह जो जनवरी 2024 में आए या फिर वैसे जनवरी 2024 में बहुत कम आए, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। और सारी जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप चैनल को जो है हाई स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिलहाल हम जो है टॉपिक वाइज कर करके जो एक एक वीडियो आपके साथ में शेयर करते रहेंगे पर डे। और बाकी जो भी अपडेट्स होगी सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, डिस्क्रिप्शन में जो उसका लिंक दिया है आप ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में जो है इतना ही। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज इस सेशन में आपके लिए लेके लौटे हैं दोस्तों जो महत्वपूर्ण नियुक्ति है ना दोस्तों, कौन कौन से पद पे कौन कौन से अधिकारी हैं। और अभी अभी जो फिलहाल 2024 के अंदर और 2023 लास्ट के अंदर जो नियुक्तियां की गई है दोस्तों, वो मैं आपको जो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे बोर्ड की जो महिला अध्यक्ष है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये पहली महिला अध्यक्ष है दोस्तों, और ये जय वर्मा सिन्हा जो है ये पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ जो है रेलवे बोर्ड की बनी है। अभी अभी सितंबर के अंदर इनकी नियुक्ति की गई है, लगभग 6 सितंबर को इनकी नियुक्ति हुई थी दोस्तों। ये पहली है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। चलो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना के बारे में आपको सबको पता ही होगा, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने। ठीक है, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है दोस्तों, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो अध्यक्ष है वो बने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन है। ठीक है दोस्तों, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन है। उप प्रमुख ध्यान रखना, पोस्ट एग्जाम के अंदर यूकेयू पूछता है। तो ये है वाइस एडमिरल तरुण सोबती। ठीक है दोस्तों, ये आपको पिक भी देख पा रहे होंगे, पिक ऑफ। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन काफी आता है। और सीमा सड़क संगठन जो बीआरओ है अपने, रघु श्रीनिवासन है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और पूछा भी जो है पिछले पेपर के अंदर एक बार पूछा भी गया है क्वेश्चन को। ठीक है, और फिर नेक्स्ट में बात करूं दोस्तों, तो बीआरओ जो है उसकी स्थापना 1960 में की गई थी। मुख्यालय वही नई दिल्ली के अंदर है, अगर आप ये जानना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग के नए प्रमुख कौन बने। ठीक है, रो के हिसाब से इसको पूछता है, दोनों नाम याद रखना आपको, ये भी दे सकता है और ये पूरा नाम भी दे सकता है। ठीक है एग्जामिनर, तो रवि सिन्हा। ठीक है, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 दशकों से, मतलब लगभग 20 साल से यही पोस्टेड है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, अगर वीडियो पे आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी करंट अफेयर्स है आने वाली एग्जामिनेशन जैसे एसएससी जीडी है और यूपी पुलिस है, इसके अलावा आईसीआर है या फिर कोई भी जो एग्जाम हैं उनके अंदर आपको जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चन मिलेगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, तो बने रहना वीडियो के अंदर। चलो रोक के बारे में आपको मैं बता दूं, 1968 में जो इसकी स्थापना होती है नई दिल्ली में मुख्यालय। ठीक है दोस्तों, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये भी आप देख सकते हो, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो रेलवे सुरक्षा बल, ठीक है, आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन है। ठीक है, आरपीएफ तो इसके हैं मनोज यादव। ठीक है, और एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए, जो आरपीएफ है इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों। आरपीएफ जो है इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा भी गया और इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी चेंज हुआ है। ठीक है, आरपीएफ का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के नए अध्यक्ष कौन बने दोस्तों, तो आर माधवन। ठीक है, आर माधवन जो है अभी अभी इसके अध्यक्ष बने हैं। इनकी नियुक्ति अभी जो है नवंबर 2023 के अंदर की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ इस हिसाब से, इससे पहले अपन थोड़ा जान लेते हैं। 1960 में इसकी स्थापना होती है, इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, भारत के सोलिसिटर जनरल, ठीक है, सोलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता जी है दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप, तुषार मेहता जी जो है सोलिसिटर जनरल है। और इसके बारे में अगर थोड़ा मैं बताऊं, सोलिसिटर जनरल कौन होता है। ठीक है, आपको भी क्वेश्चन नया लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। भारत के लिए सोलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी होता है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता से या फिर उसकी सहायता करता है। ठीक है, हेल्पर होता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल तो आप सब जानते होंगे दोस्तों, पॉलिटिक्स में आपने काफी ज्यादा पढ़ा होगा। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल ICG के 25वें महानिदेशक कौन है।
ठीक है। अभी जो है 25वें महानिदेशक बने, तो ये कौन है, राकेश पाल जो है तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक बने। फोटो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, और नाम याद रखना राकेश पाल, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर अपने सामने जो 10वां है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, ठीक है, जो सीबीआई है उसके निदेशक कौन है, निदेशक पूछा है दोस्तों। यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देने वाली बात है निदेशक, ठीक है। यहाँ पोस्ट अलग हो जाती है महानिदेशक और निदेशक के अंदर, तो ये प्रवीण सूद है, ठीक है, सीबीआई में प्रवीण। तो इसको याद रखने के लिए भी मैं बता दूं, सीबीआई में वही लोग होते हैं जो बिल्कुल हर काम में प्रवीण होते हैं, दक्ष होते हैं, ठीक है, प्रवीण होते हैं, दक्ष होते हैं, इससे याद रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन काफी बार आया है, सीजीएल में भी आया कई बार, और क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, ठीक है, ये याद रखने लायक है। फिर नेक्स्ट में बात करूँ दोस्तों, तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने, तो नितिन अग्रवाल जी जो है अभी अभी चेंज हुए हैं ये, ठीक है, बीएसएफ के महानिदेशक बने। और ये मुझे बताना बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, और हाल ही में बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया था, ठीक है, ये आप क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं, तो अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, कानून मंत्री, ठीक है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, अर्जुन राम मेघवाल जी, आपने नाम सुना होगा, काफी कानून मंत्री है भारत के। और नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने, नीति आयोग दोस्तों के सीईओ कौन बने, तो बीवीआर सुब्रमण्यम। ध्यान रखना यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान दे के बाद में आपको आंसर क्लिक करना है। बीवीआर सुब्रमण्यम जो है वो नीति आयोग के नए सीईओ बने। नीति आयोग की स्थापना 1915 के अंदर की थी, और इससे पहले योजना आयोग था, या फिर योजनाएं जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो आया करती थी, उसकी जगह पे नीति आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। और अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री जी रहते हैं, अभी जो फिलहाल है नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। फिर बात करूं भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी, ठीक है, तो सीवीसी है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है बारक के 14वें निदेशक कौन बने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन से हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि निदेशक अभी फिलहाल चेंज हुए हैं, तो ये पूछ सकते हैं करंट के हिसाब से। तो विवेक बसीन जो है वो बारक जो है उसके 14वें निदेशक के रूप में इन्होंने अभी शपथ ग्रहण किया है। फिर मैं बात करूं भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस, आपको लगभग पता ही होगा, और ये दूसरे हैं, यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है, ये दूसरे सीडीएस है, ठीक है, सेकंड है, ठीक है, सेकंड नंबर के हैं, और अनिल चौहान जी। उसके बाद नेक्स्ट में बात करूं दोस्तों, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा जी जो है अभी हैं वर्तमान में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ठीक है, तो ये है रवनीत कौर जी जो है वो बनी है प्रतिस्पर्धा जो आयोग है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो है अध्यक्ष अभी बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो स्वामीनाथन जानकी रमन को जो है किया गया। और गवर्नर जो है फिलहाल कौन है ये आप कमेंट करके बताना। इसके साथ ही मुझे बताना जो आरबीआई की स्थापना थी कौन से एक्ट के तहत की गई थी, ठीक है, और 1935 में की गई थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक कौन है, ठीक है, तो जनार्दन प्रसाद जी जो है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में इन्होंने शपथ लिया है, ठीक है। भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो है कौन है, तो आर वेंकट रमन जी है। ये क्वेश्चन तो खैर पहले से ही है, ये तो फिक्स है, मतलब काफी पहले से बने हुए हैं, तो आपको पता होगा ऑलरेडी, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पॉलिटिक्स में आपने पढ़ा भी होगा। फिर आता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन है, तो सत्यनारायण प्रधान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी अभी जो है ये इन्होंने शपथ लिया है और अभी अभी ये बने, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सत्यनारायण प्रधान जी, नाम याद रखना इनका दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है, और ये क्वेश्चन मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ। 1982 के अंदर इनकी जो है स्थापना हुई थी। नाबार्ड का जो मुख्यालय है ना दोस्तों वो बता देना एक बार कहाँ पर है, और इसके जो अभी अभी अध्यक्ष बने वो बने केवी साजी, ठीक है, केवी साजी ने इनके जो अध्यक्ष के पद के ऊपर पद ग्रहण किया है दोस्तों। नाबार्ड का जो अध्यक्ष है, नाबार्ड के जो अध्यक्ष है केवी साजी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, तो भारत के नए औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई कौन बने हैं, ठीक है, तो राजीव सिंह रघुवंशी जो है वो औषधि महानियंत्रक के रूप में इन्होंने
पद ग्रहण किया है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन है? DRDO, यहाँ से क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। समीर वी कामत, ठीक है, समीर वी कामत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी के साथ में दोस्तों। और मैं एक बार फिर से कह देता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और जो भी अपडेट्स वगैरह है या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड वो सारे जो मेन टॉपिक्स है जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, हम इस सीरीज के अंदर जो है सारे कंप्लीट करवाने वाले हैं वीडियो के हिसाब से, एक वो तो आप इस हिसाब से बने रहना। और चलो 26 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी, तो ये तो पता ही है आपको, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आ भी गया है। और किस जनजाति से है और कौन से राज्य से बिलोंग करती है, ये क्वेश्चन का जवाब जो है मुझे आप कमेंट में देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। फिर चलो बात करता हूँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये अरुण कुमार मिश्रा जी, ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा जी जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या बने? नए अध्यक्ष बने, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, अरुण कुमार मिश्रा जी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ दोस्तों, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार जी है, और ये कौन से नंबर के हैं? 25 नंबर के चुनाव आयुक्त है, ठीक है, राजीव कुमार जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, तो भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन बने? तो मनोज पांडे जी। चेंज होते रहते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना, करंट के हिसाब से है, मैंने चेंज किया, पूरा अपडेट करके आपको भी बता रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना, मनोज पांडे जी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में पहले वाले भी दिए होते हैं, तो आप कंफ्यूज होकर पहले वाले गलत मत करना। फिर आता भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन बने? ठीक है, तो माधवीपुरी बुच, ठीक है, माधवीपुरी बुच। और मैं आपको बता दूं सेबी की स्थापना 1988 के अंदर की गई थी, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सिबिक के नए अध्यक्ष कौन बने? तो संजय कुमार अग्रवाल जी, ठीक है, संजय कुमार अग्रवाल जी जो है सिबिक के नए अध्यक्ष बने हैं। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO उड़ाई, ठीक है, आपने देखा होगा आधार कार्ड जो होता है इसी डिपार्टमेंट के थ्रू जो है यहाँ से दिया जाता है, तो अमित अग्रवाल जी जो है इसके नए अध्यक्ष बने, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करता हूँ, तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा भी गया है दोस्तों, अभी अभी दिल्ली पुलिस की एक शिफ्ट में पूछा गया था फिक्की, तो सुबरकांत पांडा, ठीक है, बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सुबरकांत पांडा जी जो है वो फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो भारत के 50वें न्यायाधीश कौन है? ठीक है, न्यायाधीश तो चंद्रचूड़ जी है, और ये क्वेश्चन जरूर आपके सामने आएगा, और कंफ्यूज करने के लिए इसमें पहले वाले जो है उनका नाम देगा, ठीक है, 49 नंबर के जो अपने न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन फिलहाल ये है, ठीक है, यहाँ से चंद्रचूड़ जी से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथन है, ये काफी टाइम से अभी चर्चा में भी रहे थे, जैसे ही चंद्रयान 3 ने जो है अपना सफलतापूर्वक लैंडिंग की है, तो उसके दौरान भी जो इन्होंने मतलब काफी ज्यादा इनका योगदान भी और काफी चर्चा में है, तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो रोजर बिन्नी, ठीक है, और ये कमेंट करके आप मुझे बताना दोस्तों, ये रोजर बिन्नी जो है कौन से देश के हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT उषा, एथलीट है दोस्तों PT उषा, और ये मुझे बताना कौन से राज्य से बिलोंग करती है PT उषा, ठीक है। और एथलीट में कौन है? तो मैं ये बता देता हूँ आपको, ये धावक है, PT उषा क्या है? धावक है, रनिंग करती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, तो ये है सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महानिदेशक कौन है? तो रश्मि शुक्ला जी जो है SSB की महानिदेशक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन बने? सुबोध कुमार, ठीक है, सुबोध कुमार जी जो है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की क्या बने? महानिदेशक बने। फिर 40 नंबर की क्वेश्चन की मैं बात करूं, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने? तो किरण रिजिजू, ठीक है, किरण रिजिजू जो है वो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री बने दोस्तों। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक कर लो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा हम आपके लिए लेके आते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इतना सपोर्ट तो आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानियंत्रक, ये वैसे होता है महालेखा नियंत्रक या फिर लेखा महानियंत्रक होता है CGA, ठीक है, तो ये होता है SS दुबे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी अभी चेंज हुए हैं, ठीक है, SS दुबे जी जो है वो CGA है अभी अपने भारत के फिलहाल।
फिर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है, डॉक्टर मनोज सोनी जो है लोक सेवा आयोग की क्या है अभी अभी अध्यक्ष है फिलहाल। और फिर नेक्स्ट मैं बात करता हूँ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन है? तो नितिन गुप्ता जी। नितिन गुप्ता जी क्या है? सीबीडीटी के नए अध्यक्ष है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों आपके सामने, तो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती जी क्या है? परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है, इसके अध्यक्ष बने हैं। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, हॉकी इंडिया के हाल ही में जो है नए अध्यक्ष बने हॉकी इंडिया के दिलीप तिर्की। ठीक है, दिलीप तिर्की जो है क्या है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो संतोष कुमार यादव। जो राजमार्ग प्राधिकरण है NHAI, संतोष कुमार यादव जी जो है क्या बने? उसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, फिर मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो न्यायमूर्ति रिज्जू राज अवस्थी। न्यायमूर्ति रिज्जू राज अवस्थी जी जो है क्या बने? अपने 22वें जो विधि आयोग है उसके अध्यक्ष बने, न्यायमूर्ति रिज्जू राज अवस्थी। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 48 नंबर की, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है उनके अध्यक्ष कौन बने? तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये अभी अभी चेंज हुए थे दिसंबर 2023 के अंदर, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो भी एग्जाम है यूपी पुलिस है या फिर SSC GD है या फिर बैंकिंग से रिलेटेड कोई एग्जाम हो तो उनमें जरूर पूछा जा सकता है आपके आने वाले पेपर में, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, तो भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने? अरमानी गिरिधर। रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो कौन बने? अरमानी गिरिधर। ठीक है, नाम बिल्कुल याद रखना, पूछा जा सकता है, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन डाले हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है दोस्तों, फिर आता भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग कौन है? तो यह है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, केग कौन है दोस्तों? अभी जो पहले आपने देखा था वो CGA था। ठीक है, CGA और ये CAG है, यहाँ हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है और वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये पहले से है और वो अभी भी चेंज हुआ पद। ठीक है, CGA का जो पद है अभी अभी चेंज हुआ, तो वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है केग है और बाकी वो जो थे वो CGA थे। ठीक है, फिर मैं बात करूं 51 नंबर की क्वेश्चन की, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनीश दयाल सिंह। ठीक है, अनीश दयाल सिंह जी जो है ये अभी अभी इन्होंने पद ग्रहण किया, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और सेनाएं जो होती है इनके लगभग पूछते रहते हैं पद वगैरह, आर्मी वगैरह, एयरफोर्स वगैरह इनके भी पूछते रहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं, ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल है, स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, ITBP जो तिब्बत की तरफ वहाँ पे ड्यूटी वगैरह करती है दोस्तों। फिर मैं बात करूँ 52 नंबर की क्वेश्चन की, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने? तो SM जगदीश कुमार जी। ठीक है, UGC जो है सभी यूनिवर्सिटीज जो इसके अंडर में काम करती है, तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने? M जगदीश कुमार जी। ठीक है दोस्तों, और फिर नेक्स्ट की मैं बात करूँ, एक बार UGC के बारे में बात कर लेता हूँ दोस्तों। स्थापना 1956 के अंदर हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है दोस्तों, चलो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है चीजें और अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। हाई स्टडी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी पेपर होने वाले उनसे रिलेटेड, जो भी GK से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं ना दोस्तों, जो मेन टॉपिक्स है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, वो टॉपिक सारे मैं इस पे कवर करवाने वाला हूँ दोस्तों, तो बने रहेगा हमारे साथ। और फिलहाल आप आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने फिर से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच। कैसे उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, और आज इस सेशन में आपके लिए लेके लौटे हैं दोस्तों, जो एक पार्ट मैंने दिया है कि कौन से पद पर कौन बैठा है, कौन मंत्री है और कौन उपाध्यक्ष अध्यक्ष है। ठीक है, ये पार्ट 1 मैंने दे दिया है दोस्तों। उस पार्ट के अंदर मैंने 1 से लेके 52 तक जो है क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के ऊपर विजिट कीजिए और पहले वो वीडियो देखिए। चलो फिर इसका सेकंड पार्ट जो आपको जो मैं है वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ, तो 53 नंबर की क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करने वाले दोस्तों। ये जो है टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आने वाली जो भी एग्जामिनेशन है, यूपी पुलिस है, SSC GD है, और जो रेलवे के अंदर वैकेंसी निकलने वाली है RPF के अंदर, उन सारी वैकेंसीज के लिए जो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और वैसे अगर वीडियो का पार्ट देखें तो 53 नंबर का क्वेश्चन है, पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो होते हैं ना, तो इसमें सुमन के बेरी है।
ठीक है। और इसमें अध्यक्ष कौन होता है, तो इसमें जो है प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं। 2015 से नीति आयोग की जो स्टार्टिंग की गई है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं 54 नंबर की। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? कल्याण चौबे, ठीक है, कल्याण चौबे। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है और करंट में भी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी अभी चेंज हुआ है। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो है उसके अध्यक्ष कौन बने? कल्याण चौबे जी जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बने, ठीक है। पिक्चर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। कई बार पिक्चर से अच्छे से याद रह जाता है, दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होता, तो मैंने सारी पिक्चर वगैरह डाली है। और थोड़ा मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूँ दोस्तों, तो फुटबॉल महासंघ की स्थापना हुई थी 23 जून 1937 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके में कई बार पूछा जाता है ये, तो याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ 55 नंबर जो है, राज्यसभा के नए महासचिव कौन है? ठीक है, पॉलिटिक जो है उसमें आपने पढ़ा होगा और फिर भी मैं बता रहा हूँ महासचिव, तो प्रमोद चंद्र मोदी, ठीक है, प्रमोद चंद्र मोदी जी जो है राज्यसभा के महासचिव है, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट में बात करूं इंपॉर्टेंट फैक्ट, राज्यसभा के उपसभापति तो हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के विपक्ष के जो नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता है। राज्यसभा में सदन के नेता है पीयूष गोयल जी, ठीक है दोस्तों, ये याद रख लेना, मंत्री पद जरूर पूछता है। और फिर है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जी को आप जानते होंगे ऑलरेडी और काफ़ी दिनों से इस पद पे यही बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कॉमन क्वेश्चन है लेकिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद का गठन हुआ था 1998 के अंदर, ठीक है। और उप राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब इस पद के नीचे जो है अजीत डोभाल जी के नीचे जो काम करते वो करते पंकज कुमार सिंह जी, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो 57 नंबर जो है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, श्रीनिवासन के स्वामी। ये क्वेश्चन भी आप देख लेना दोस्तों, श्रीनिवासन के स्वामी, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में की पॉइंट्स है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की स्थापना जो है 1948 के अंदर की गई है दोस्तों और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। और भारत के प्रवर्तन निदेशालय ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ईडी आपने सुना होगा, अभी काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है। प्रवर्तन निदेशालय जो ईडी है के प्रभारी निदेशक के रूप में किसने जो है किसको नियुक्त किया गया, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूं, राहुल नवीन, ठीक है, राहुल नवीन जी जो है वो ईडी क्या बने, अभी पद के ऊपर नियुक्त हुए हैं, ठीक है। और ईडी का जो है मुख्यालय मैं बताऊं तो नई दिल्ली के अंदर है दोस्तों और स्थापना 1 मई 1956 के अंदर हुई थी, ठीक है। ईडी याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक है, प्रेस सूचना ब्यूरो PIB, तो मनीष देसाई जी जो है इसके अध्यक्ष बने, ठीक है, मनीष देसाई जी। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं की पॉइंट्स की बात करूं तो प्रेस सूचना ब्यूरो की स्थापना 1919 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है, काफी पुरानी संस्था है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं दोस्तों तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के नए अध्यक्ष कौन बने, ठीक है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अंदर आपका आंसर होगा दोस्तों राजेश नाबियार, ठीक है दोस्तों, राजेश जी नाम्बियार। चलो इसके की पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज है और 1988 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ये क्वेश्चन काफी कॉमन हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं तो आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? ठीक है, क्वेश्चन अगेन पढ़ रहा हूं दोस्तों, आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? तो इसके अंदर आएगा डॉक्टर वसुधा गुप्ता, ठीक है, डॉक्टर वसुधा गुप्ता। और की पॉइंट्स की मैं बात करूं दोस्तों आपके सामने तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेशनल कैडेट कोर NCC के महानिदेशक दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, कॉमन क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है, बार बार पिछले कई एग्जाम में पूछा गया, याद रखना। तो गुरबीर पाल सिंह जी, ठीक है, गुरबीर पाल सिंह जी जो है नेशनल कैडेट कोर NCC क्या है महानिदेशक है दोस्तों। इमेज आप देख पा रहे होंगे। चलो नेक्स्ट बात करता हूँ मैं
एनसीसी की स्थापना कब होती है दोस्तों? स्टैटिक जीके के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 1948 के अंदर इसकी स्थापना होती है और नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। उप महानिदेशक अगर मैं पूछूं सॉरी बताऊं तो वीएम रेड्डी जी, ठीक है। उप महानिदेशक भी इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने? ठीक है, NAAC, तो गणेशन कनबिरान, ठीक है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने? तो गणेशन कनबिरान। क्वेश्चन आप याद रखो तो रख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक, हो सकता है आ जाए। फिर इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में, ठीक है। दोस्तों मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और ये वीडियो जो मैं दे रहा हूँ पदाधिकारियों के बारे में, तो इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा वीडियो जो है कवर करवा दिया। लगभग 72 क्वेश्चन है और उनके साथ में की पॉइंट्स भी है। तो इसके साथ में आपका जो है स्टैटिक जीके भी जो है कवर होने वाला है दोस्तों, तो ये चीज़ आप याद रखना। और चलो स्टार्ट करते हैं। 64 नंबर का अपना क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो भारतीय बास्केटबॉल महासंघ, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। फुटबॉल संघ का लगभग आपको बता ही दिया मैंने और ज़्यादातर को पता रहता है, लेकिन ये बास्केटबॉल वाला जो है नहीं आया, ठीक है। तो महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आदव अर्जुन जी, ठीक है, आदव अर्जुन। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? आदव अर्जुन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों आपके सामने, पहले अपन की पॉइंट देख लेते हैं। बास्केटबॉल महासंघ जो है स्थापना 1950 में हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ पर दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं दोस्तों, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? तो आशुतोष दीक्षित जी, ठीक है, आशुतोष जी। जो वायुसेना है उसके उप प्रमुख कौन बने? क्वेश्चन मेरा रहने वाला है कि इसके प्रमुख कौन है, वायुसेना प्रमुख कौन है, वो आप कमेंट करके बताना, ठीक है दोस्तों। और वायुसेना की जो है स्थापना, चलो मैं ही बता देता हूँ, नेक्स्ट आ ही गया वैसे टाइप किया हुआ है। तो स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है। और वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, ठीक है। चेंज होते रहते हैं, ध्यान रखना। अगर पहले का पढ़ रखा है तो आप भी अपडेट कर लेना दोस्तों, चेंज होते रहते हैं, हमेशा चेंज होने के बाद ही पूछता है, ठीक है। महानिदेशक है संजीव कपूर जी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, तो ये अजय सिंह जी। और भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ की स्थापना 1920 में नई दिल्ली के अंदर हुई थी, ठीक है। फिर 67 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने? तो ये प्रवीण शर्मा जी, ठीक है दोस्तों। प्रवीण शर्मा जी जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की क्या निदेशक बने हैं। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नल्लाथम्बी क्लाई सेल्वी, ठीक है दोस्तों, नल्लाथम्बी क्लाई सेल्वी। नाम थोड़ा सा अटपटा है, आपको भी पढ़ने में लग रहा होगा, याद कर लेना, एक दो बार पढ़ लोगे, ऑप्शन देके कर दोगे आराम से, ठीक है, CSIR की, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और CSIR की जो स्थापना है, पहले फुल फॉर्म भी कई बार एग्जामों में पूछ ली जाती है। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, 26 सितंबर 1942 को स्थापना होती है और मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हिमांशु पाठक जी, ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ICAR के जो है महानिदेशक कौन है? हिमांशु पाठक जी जो है ICAR के महानिदेशक है। चलो दोस्तों नेक्स्ट में बात करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसे ही जो है वीडियो मैं आपको देता रहूँगा, टॉपिक जो है 1 बाय 1 करके, लगभग स्टैटिक जीके और करंट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो है मैं कवर करवाने वाला हूँ। आपकी आने वाली जो भी एग्जामिनेशन है, यूपी पुलिस है, SSC GD है, RPF रेलवे बैंकिंग, जो भी आने वाली एग्जाम जो होने वाली है 2024 के अंदर, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये कभी चेंज भी नहीं होता, कुछ डाटा ऐसा है जो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। ICAR की स्थापना 1929, ठीक है, 15 जुलाई 1929 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये ज्यादातर मुख्यालय कई बार पूछ ही लेता है दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। SSC में भी कई बार एग्जाम जो होती है ज्यादातर में ये बन जाता है क्वेश्चन, मुख्यालय वगैरह से जरूर एक क्वेश्चन आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष कौन बने? तो यह है अमरेंदु प्रकाश, ठीक है दोस्तों, अमरेंदु प्रकाश जी जो है सेल के नए चेयरमैन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं दोस्तों, उससे पहले इसका की पॉइंट देख लेते हैं। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थापना होती है 19 जनवरी 1954 और मुख्यालय इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर, ठीक है दोस्तों। फिर अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो इंस्टीट्यूट ऑफ
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, तो अनिकेत सुनील तलाटी जी जो है ICAI के क्या बने हैं? प्रेसिडेंट या फिर अध्यक्ष जो है बने हैं। ठीक है दोस्तों, और ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1949 को स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में। ज़्यादातर हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली और मुंबई और बेंगलोर में ही मिलेंगे। ठीक है, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो प्रचोद बसीन जी। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में की पॉइंट्स की मैं बात करूँ तो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद इसकी स्थापना हुई थी 2008 में और नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर है। CEO कौन है? विनायक गोडसे। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, और इसी वीडियो के साथ में जो है मैंने कंप्लीट कर दिया है जो भी पदाधिकारी है और अध्यक्ष है, मंत्री है, ये सारे जो है इस वीडियो के अंदर मैंने कवर कर दिया है। ये सेकंड पार्ट था। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को जो है पहले वीडियो को भी देखना और विजिट करना चैनल के ऊपर। आपको जरूर यहाँ से 2-3 नंबर की क्वेश्चन निकल के आएंगे दोस्तों। ठीक है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हाई स्टडी को, तो एक बार सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और जो भी क्वेश्चन होंगे हम आपको प्रोवाइड करवाते जाएंगे टॉपिक वाइज टॉपिक। ठीक है, चलो आज के इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो कैसे उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, और आज के इस सेशन में आपके लिए लेके लौटे हैं दोस्तों जो आपका ACIO के अंदर IB का जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर जनरल स्टडीज में एक पार्ट है दोस्तों स्टैटिक जीके का, और ये पार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा रोल रखने वाला है। तो उसी पार्ट से रिलेटेड अपन ने एक टॉपिक उठाया है फेस्टिवल ऑफ जो है सारे जो भी राज्य हैं उनके फेस्टिवल्स जो है वो सारे मैं इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ दोस्तों। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने वीडियो में देने की कोशिश की है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। और ये मैं बता दूं दोस्तों, फेस्टिवल से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, लोसर महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख के अंदर। ठीक है, याद कैसे रखोगे? ठीक है, इसमें स्टार्टिंग के वर्ड से आपको याद रखना है। ठीक है, लोसर से लद्दाख, या फिर इसको लोस से याद रख लियो कि लद्दाख के अंदर ज़्यादातर जो है लोस हो जाता है, ऐसे कुछ अपना बना के याद रख लियो ताकि एग्जाम में ऑप्शन देकर आपको याद आ जाए दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले की पॉइंट्स देख लेते हैं। लोसर तिब्बती भाषा का क्या है? शब्द होता है, और इसका अर्थ होता है नया वर्ष, मतलब न्यू ईयर के टाइम पे जो है वहाँ पे लद्दाख में लोसर का जो है त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कटी बिहू। काटी बिहू बोल दो या फिर कटी बिहू बोल दो, ये किस राज्य से रिलेटेड है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में। ठीक है, कटी बिहू। ठीक है, बिहू के 3 रूप होते हैं और इसमें से एक होता है जो कटी बिहू होता है, मंथ के हिसाब से जो है फसल चक्कर होता है, फसल के जो मंथ होते हैं कैलेंडर होता है उसके हिसाब से ये त्योहार डिसाइड किया जाता है। ठीक है, ये ऐसा आपको चित्र में देख पा रहे होंगे आप। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले की पॉइंट देख लेते हैं एक बार। बिहू ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बार बार रिवाइज भी होता है क्वेश्चन। इस पर्व को कंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है, और असम में 3 बार बिहू पर्व मनाया जाता है। बोगाली या माघ बिहू जो जनवरी महीने में मनाया जाता है दोस्तों, ये जरूर पूछ सकता है, ये याद रखना आप। माघ बिहू पूछ सकता है आपको कि कौन से महीने में, क्योंकि हिंदी महीना देके अंग्रेजी महीना आपको आसान से पूछ सकता है। ठीक है, अगर पेपर का ज़्यादा लेवल बनाया अगले ने तो ये जरूर पूछेगा। बाकी तो इतना ही पूछ लेगा कि बिहू के कितने टाइप होते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद रोंगाली या बोहाग बिहू जो होता है, बोहाग बिहू अप्रैल में। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा फिर आता है अंत में कोंगाली बिहू या काटी बिहू जो होता है अक्टूबर के अंदर मनाया जाता है, काटी। ठीक है दोस्तों, कार्तिक जो होता है ना, कार्तिक मंथ उससे रिलेटेड है काटी बिहू। तो ये आप जरूर याद रखना, मंथ के साथ जो है अंग्रेजी मंथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, तो फूलदेई जो पर्व है, फूलदेई पर्व है किस राज्य से रिलेटेड है? तो उत्तराखंड से रिलेटेड है फूलदेई। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे? फूलदेई, फूलों की जो घाटियाँ होती है वो कहाँ होती है? उत्तराखंड में होती है ना फूलों की घाटियाँ। ठीक है, घाटियाँ कहाँ होती है? फूलों की उत्तराखंड में जो माउंटेन एरियाज है उनके अंदर तो फूलों की घाटियाँ मिलती है ना, तो फूलदेई से याद रख लेना उत्तराखंड। ठीक है, चलो फिर उबोली महोत्सव, उबोली। ठीक है, उबोली कहाँ का है? तो ये कॉमन है, कुछ फेस्टिवल ऐसे भी जो कॉमन होते हैं, तो ऑप्शन के अंदर आपको ओनली एक ही नाम मिलेगा, ये ध्यान रखना, कभी भी दोनों नाम नहीं दे के आता है, तो एक नाम मिलेगा, सिक्किम या नेपाल का है। ठीक है, उबोली महोत्सव।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, उससे पहले की पॉइंट देख लेते हैं। उबोली महोत्सव साकेला राई लोगों का मुख्य पर्व है। राई लोग नेपाल, सिक्किम और दार्जिलिंग के निवासी है। ठीक है, एक जातीय समूह है। फिर आता है छेरछेरा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में छेरछेरा मनाया जाता है। नाम से याद रह जाएगा दोस्तों, 36 से छेरछेरा। ठीक है, काफ़ी सिमिलर नाम है एकदम। और वैसे आप अगर वीडियो को 2 बार देख लोगे एग्जाम से पहले तो ऑप्शन दे के ही आप कर लोगे। ठीक है दोस्तों, जरूरत नहीं होगी। फिर दोस्तों एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी जो एग्जाम आने वाली है आईबी से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा, कंटेंट होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा ना, जहाँ से मतलब ट्रेडिंग में चल रहा है, क्वेश्चन बन रहे हैं अभी फिलहाल, वो सारे टॉपिक में जो है चैनल के ऊपर करवाने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छा लगता है उसे लाइक कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आदिपुरम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आदिपुरम। ठीक है दोस्तों, आदिपुरम। आपको एक बार रिवाइज करना है, खुद में बोल के रिवाइज करोगे तब ज़्यादा दिमाग में बैठेगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत हार्ड होती है, कंफ्यूज होता है और गलत हो जाता है क्वेश्चन। आदिपुरम कहाँ का है? तमिलनाडु में। दोस्तों एक सीधी सी ट्रिक बताता हूँ मैं, लास्ट में रम जहाँ भी लग रहा है ना, मैं, ये मैं वाला जो लगता है ना लास्ट में मैं, तो ये हमेशा तमिलनाडु से बिलोंग करता है। ठीक है, 1-2 अपवाद है, 1-2 नाम ऐसे मिलेंगे आपको जिनमें मैं लग रहा है, लेकिन वो केरल और गोवा से। इसके अलावा मैक्सिमम कंडीशन में ऐसा ही होगा कि लास्ट में जो मैं लग के आता है ना, चाहे आप डांस देख लेना, चाहे आप फेस्टिवल देख लेना, या फिर और कोई भी चीज़ हो जो कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, स्टैटिक जीके में पूछी जाती है, जहाँ मैं होगा ना लास्ट में, वो हमेशा तमिलनाडु से बिलोंग करेगा ज़्यादातर में। ठीक है, तो ये इस ऐसा ट्रिक से लगाना, मैं ऐसे ही याद रखता हूँ इन्हें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, गणगौर महोत्सव किस राज्य में? तो गणगौर राजस्थान में मनाया जाता है। ये ध्यान रखना, गणगौर महोत्सव, ये पूछा भी जाता है कई बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, लगभग मार्च के लगभग ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और फिर पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में। तो आपने याद ही रखा होगा, अभी 1 मिनट, हाँ, अभी मैंने बताया था फूलदेही महोत्सव उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, तो हरियाली कहाँ होती है? फूलदेही, उससे रिलेटेड है ना लगभग। तो वैसे ही इनको एक दूसरे से कनेक्ट करके याद रखना, हरेला जो पर्व है वो उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, ये आप पिक्चर भी देख पा रहे होंगे दोस्तों, याद रखने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जल्लीकट्टू। ठीक है, ये देखो, ये नाम है, मतलब ये आपको तमिलनाडु से रिलेटेड जो अलग ही नाम मिल जाएंगे आपको, ऐसा आपको लगेगा नहीं कि तमिलनाडु से जो भी फेस्टिवल होंगे ना, देखो जल्लीकट्टू है। ठीक है, तमिलनाडु से अलग ही नाम मिल जाएंगे। जल्लीकट्टू ये एक मतलब त्योहार होता है, आप देख पा रहे होंगे, ऐसा इससे भी याद रख लेना, पिक्चर से थोड़ा सा अच्छा बैठता है। बेल होता है, बेल के हिसाब से इसको, मतलब बेल के साथ कुछ ये ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसमें बेल के साथ इसमें यूज किया जाता है। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जल्लीकट्टू त्योहार में जो है कौन से पशु का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो हेरत त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हेरत। तो हेरत को ऐसे याद रखना, हैरान से। ठीक है, कि मैं जम्मू कश्मीर गया और वहाँ की सुंदरता देखकर क्या रह गया? हैरान रह गया। ठीक है, हेरत यानी होता है मैं वहाँ की सुंदरता देखकर हैरान रह गया, जम्मू कश्मीर की जो कल्चर है या फिर वहाँ की जो नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको देखकर। ठीक है, वादियाँ है ये सब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो मथुआ मेला किस राज्य में मनाया गया? मथुआ, तो मथुआ का है पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, मथुआ जो मेला है वो पश्चिम बंगाल के अंदर जो है मनाया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, भूमचू महोत्सव, ये सिक्किम में मनाया जाता है। भूमचू, भूम। ठीक है, सिक्किम में भूम भूम बोलते हैं ना, भूम। तो भूमचू महोत्सव मनाया जाता है सिक्किम के अंदर, याद रखना दोस्तों। ये देखो ऐसी कुछ कलाकृति होती है, ऐसा रोल होता है, और ये फेस्टिवल जो है ये डांस किया जाता है, ऐसा कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, तो सांग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? सांग, तो ये हरियाणा के अंदर होता है। ठीक है, लेडीज शाह होता है लगभग, ये देखो देख पा रहे होंगे चित्र में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ओणम महोत्सव किस राज्य में? दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ओणम, ये केरल का है। देखो मैंने बोला था मैं, लास्ट में माँ आएगा ना, जहाँ पे या तो तमिलनाडु या केरल का होगा, मतलब मैक्सिमम में साउथ का ही होता है। ठीक है, ओणम मनाया जाता है केरल का। ठीक है, ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके तो की पॉइंट भी है, देखो की पॉइंट है, केरल के महान शासक राजा महाबली की स्मृति के सम्मान में ओणम का जो है त्योहार मनाया जाता है। राज्य की कृषि पर्व कहलाता है। इसे मुख्य तौर पर मलयाली हिंदू मनाते हैं। ठीक है, इतना की पॉइंट्स है जो याद रख लेना, याद रखो तो। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं अपन, तो
जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जगन्नाथपुरी, ठीक है, ओडिशा के अंदर। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा हुआ भी है एग्जामों में और ये रिवाइज होता रहता है बार बार। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा जो है वो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ओडिशा के अंदर इस जो पर्व है इसको मनाया जाता है, फेस्टिवल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इससे पहले की पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार। पुरी में वार्षिक रथ यात्रा किस देवता के सम्मान में? तो ये इंपॉर्टेंट है, भगवान जगन्नाथ, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिप्टो क्वेश्चन दे सकता है दोस्तों। जो पुरी है उड़ीसा है उसमें जो वार्षिक किस देवता के लिए जो उत्सव मनाया जाता है, वार्षिक उत्सव होता है, तो किस में मनाया जाता है? तो ये भगवान जगन्नाथ के लिए जो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में, ठीक है। हेमिस, हेमिस यानी होता है लद्दाख। तो हेमिस का मतलब होता है कि एकदम बर्फ या फिर ठंडा, ऐसा आ रहा है ना हेमिस, मतलब हेमिस का मतलब आप बर्फ से, ऐसा वर्ड बन रहा होगा आपके दिमाग में। हेमिस यानी होता है बर्फ, तो बर्फ यानी होता है लद्दाख में। कहाँ होता है ज़्यादातर बर्फ गिरती है ना? लद्दाख में, तो इससे याद रख लेना, ठीक है, लद्दाख। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो वांगला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वांगला, वांगला मनाया जाता है मेघालय में, ठीक है, मेघालय में। तो मेघ यानी होता है बादल, ठीक है, मेघ यानी क्या होता है? बादल से लगा लेना, और वांगला से मतलब रखना बंगला। तो बंगला जो होता है, बंगला के अंदर से बादलों को देखने का एक नज़ारा होता है, वो बहुत अच्छा लगता है ना? लगता। तो बंगला को बंगला कहना और मेघालय से कहना मेघ यानी बादल। तो बंगले से बादलों को देखने का एक नज़ारा बनता है। तो ऐसे अपने दिमाग में इसको फिट कर लेना, भूलोगे नहीं कभी भी। एक बार पढ़ लोगे फिर कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। बाकी रटा हुआ होगा तो कन्फ्यूज हो जाएगा बिल्कुल। वांगला महोत्सव मेघालय में गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। गारो और कासी दो जनजातियां होती है जो मेघालय में होती है, और ये कई बार ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन को पूछ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। गारो कासी जनजातियां कहाँ की होती है? मेघालय की होती है। और ये जो है ना त्योहार जो होता है गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पूछ लेता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। और काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, काला घोड़ा महोत्सव, ठीक है। काला घोड़ा जो महोत्सव होता है वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पिक्चर आप देख रहे होंगे दोस्तों। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हॉर्नबिल नागालैंड के अंदर, ठीक है। और ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन मेरा आपसे है कि ये हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड की कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले की पॉइंट देख लेते हैं। वैसे जनजाति फिक्स नहीं है, लेकिन इसमें ये जो है ना पक्षी होता है ना, हॉर्नबिल, ये पक्षी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये बहुत बार पूछता है, मतलब क्वेश्चन अगर डीपली पूछेगा ना तो यहीं से पूछेगा। हॉर्नबिल जो पक्षी होता है ना, इसके हिसाब से इसको मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखना आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कलियाट्टम जो है उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में, ठीक है। ये देखो कलियाट्टम या थेलम, फिर से मैं आ रहा है दोस्तों केरल, ठीक है। अब आप वहाँ ऐसे ऑप्शन से भी कर सकता है। देखो मैंने आपको एक मैं बता रखा ना, लास्ट में मैं आ रहा है ना। अब ये नागालैंड इधर का है, उड़ीसा ये भी इधर का है, झारखंड साउथ का ओनली एक है, ठीक है। तो आप वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा कलियाट्टम है, अलियाट्टम है, ये मतलब एकदम ये ऐसे बहुत से नाम मिलेंगे आपको, डांस में भी मिलेंगे। और जो संगीत होता है ना, संगीतकार या फिर डांसर जो थी, मतलब ये सारे कल्चर की ही है। मैं सारे टॉपिक करवाने वाला हूँ आपको, तो देखना उनमें ये मैं लग के मिलेगा आपको। तो वहाँ के नावों में मिलता है ये, तो आप उधर की तरफ याद रखना इसको, ये बहुत बार काम आता है, ठीक है। फिर आता है संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है संगाई। वैसे कई बार इसको संगाई भी है और संगाई भी लिख के दे देते हैं, ठीक है, संगाई। तो मणिपुर के अंदर मनाया जाता है संगाई महोत्सव, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में, उगादी, ठीक है, कर्नाटक में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों। कर्नाटक से रिलेटेड कल्चर की क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं पेपर में, और ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। यहाँ से संगीत के क्वेश्चन बहुत बनते हैं कर्नाटक से। चलो ये क्वेश्चन अपन टॉपिक अभी फेस्टिवल्स का कर रहे हैं। उगादी पर्व जो होता है वो कहाँ किया जाता है? कर्नाटक के अंदर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। बिहुला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहुला बिहार में। तो इसमें तो कोई ज़्यादा आपको देखना ही नहीं है, देखो बिहू से बिहार आ जाएगा। पर बिहू महोत्सव वो याद मत लगना जो मैंने पहले पढ़ाया आपको, बिहू, वो बिहू अलग है, ये बिहुला है। तो ये चीज़ आप याद रखना, यहाँ कन्फ्यूज मत होना यार, गलत कर दो कभी क्वेश्चन को। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ दोस्तों। अम्बुबाची त्यौहार, तो ये असम में है। अम्बुबाची त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम में, ठीक है। अम्बुबाची, ठीक है। अम्बू से असम याद रख लेना। वैसे या फिर इसकी कोई अपने दिमाग में और ट्रिक बनती है तो और ट्रिक बना लेना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। अम्बुबाची मेला, ये पिक्चर देख सकते हो आप, इससे थोड़ा सा दिमाग में याद रह जाता है। फिर आता है त्रिशूरपुरम, ठीक है।
त्रिशूर पुरम, ये देखो फिर से पुरम आ गया ना, पुरम, ये देखो मैं आ गया, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आ गया यहीं केरल लगा दो सीधा सा, बस त्रिशूर पुरम। इतने क्वेश्चन करवा दिए ना, देखो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं याद, मुझे भी बोलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कर दोगे आप, ठीक है। ये देखो ऐसा कुछ पिक्चर है और ये याद रख लेना। त्रिशूरपुरम कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? केरल के अंदर मनाया जाता है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, दुर्गा पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दुर्गा पूजा मनाई जाती है पश्चिम बंगाल में, ये तो आपको पता ही होगा, नॉर्मली जानते होंगे, वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा काफ़ी फेमस फेस्टिवल है। और फिर बथुकंबा उत्सव, फूलों का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में। तो दो त्यौहार होते हैं, एक तो बोनालू होता है, एक बथुकंबा होता है, ठीक है। ये दोनों ही त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं? तेलंगाना में। इसको याद रखना, बोनालू बथुकंबा, दोनों को साथ याद रखना, बोनालू बथुकंबा, बोनालू बोनालू और बथुकंबा, ठीक है। तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। अपने दिमाग में ट्रिक बना लेना और याद कर लेना, ठीक है। अदरवाइज तो वीडियो को 2 बार देखोगे तो फिर आपको ट्रिक वगैरह बनाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 28 नंबर की। नववर्ष पुथांडु किस राज्य में मनाया जाता है? देखो पुथांडु आ गया ना, नववर्ष पुथांडु, ये फिर से एक अलग ही नाम है साउथ जैसा, पुथांडु, या फिर इसको ऐसे भी रख सकते हो। वैसे वहाँ नववर्ष नहीं देगा, ओनली पुथांडु देगा, ठीक है। तो तमिलनाडु के अंदर याद रखना। फिर आता है अटुकल पोंगला, पोंगल है, ठीक है। अटुकल पोंगल, ये पोंगल बोलते थे वैसे इसे, ज़्यादातर बुक्स में पोंगल लिखा है, यहाँ पोंगाला लिखा है, तो कई बार ये आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है वहीं भी जो है इन्होंने पोंगाला ही लिखा था, तो ये ध्यान रखना। तिरुवनंतपुरम केरल का फेमस है, अटुकल पोंगला, ये थोड़ा सा केरल का आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अपनी मैं वाली ट्रिक नहीं लगी है दोस्तों, हो सकता है कई बार कुछ जगह नहीं लगती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। फिर आता बोनालू महोत्सव, तो बोनालू ये मैंने बता दिया, बोनालू बथुकंबा दोनों को साथ याद रखना, तेलंगाना के अंदर है, ठीक है, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं ये। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। फिर आता है चिथिरई महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में, चिथिरई, ठीक है। ये वैसे कई बार पूछ लिया जाता है, इतना डीपली तो जाएगा नहीं, क्योंकि मेन जो मोस्टली है वही पूछता है, लेकिन ये भी एक बार आप याद रख लेना दोस्तों, चिथिरई। फिर आता है योसंग कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में है ये योसंग महोत्सव। दोस्तों ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आता ही आता है, ये रिवाइज होता है बहुत बार। योसंग जो महोत्सव है मणिपुर का फेमस है, ठीक है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पोइला बोईसाख जो है किस में मनाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में, पोइला बोईसाख, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो जो है गोरसाम कोरा उत्सव भारत और किस देश के बीच में मैत्री उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो ये भूटान के बीच में है। ये तो मतलब एक 2 देशों के बीच में जो होता है ना, मतलब वहाँ की कल्चर वगैरह से रिलेटेड है, जो आसपास के लोग रहते हैं ना वहाँ से रिलेटेड है ये। तो गोरसाम कोरा उत्सव संयुक्त रूप से मनाया जाता है। फिर आता है इमोइनु इरतप्पा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में, इमो, ठीक है। देखो ऐसे याद रखना, मणि में 2 अक्षर होता है ना, मणि, और इस इमो को बोलना इनो, इनो होता है ना, इनो तो जानते होंगे, तो इनो से याद रखना, मणि इनो, तो इसको याद रखना, इमो, इमो हो गया, इनो हो गया, 2 नाम है, और यहाँ पे मणि है, मणि, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, दिमाग में रख लेना, फिर वो ऑप्शन देखते हुए याद आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। पूरे टॉपिक वाइज जो भी बन पाएगा, जो ट्रेडिंग क्वेश्चंस जहाँ से आते ही आते हैं, वो सारे टॉपिक में आपको जो है सोल्व करा दूंगा पेपर आने से पहले, ठीक है दोस्तों। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य में जेलिया ग्रोंग समुदाय ने गान नगाई त्योहार मनाया है? तो ये मणिपुर, ठीक है। ये तो दोस्तों काफ़ी नया ही क्वेश्चन है, मतलब ये पूछा भी नहीं गया अभी तक। जेलिया ग्रोंग समुदाय ने जो है गान नगाई त्योहार, ये देखो महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, मणिपुर का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो नए क्वेश्चन है उनकी मेरे पास ट्रिक भी नहीं है, क्योंकि ये आपको वैसे ही याद रखने पड़ेंगे। फिर आता है गान नगाई त्योहार को चक्कन गान नगाई के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों तो मदुरै तमिलनाडु के अंदर कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव, ठीक है। ये रथ कई बार ज़्यादातर इसको ना रथ उत्सव के नाम से ही देते हैं, वैसे पूरा नाम दे तो ठीक है, वरना तो रथ उत्सव के नाम से ही मिलता है ये, ठीक है, तमिलनाडु में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो तोकू इमोंग पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तोकू इमोंग पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में, ठीक है दोस्तों, तोकू इमोंग।
महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। तोकू का अर्थ होता है घर घर जाकर प्राकृतिक संसाधनों और भोजन के रूप में टोकन एवं उपहार एकत्रित करते हैं। इमोंग का अर्थ है उस समय चयनित स्थान पर रुकना होता है। ये तो की पॉइंट्स है जो अगर याद रखो तो रख सकते हो। हरेली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है हरेली। ठीक है, अभी मैंने एक उत्तराखंड में भी बताया था, हारेला था शायद, कुछ करके था ना वो, तो उत्तराखंड में भी याद रखना और छत्तीसगढ़ में भी याद रखना है। तो ये दोनों का आप मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, इनमें एक ही जैसा नाम है। ठीक है दोस्तों, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और मोंग मोंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है, मोंग मोंग। ठीक है, ये आप याद रख लेना, मोंग मोंग, मेरे साथ बोलना। मोंग मोंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में, मोंग मोंग नागालैंड। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। पोंगल त्योहार जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोसांग जो होता है, नामसूंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? लोसांग, तो ये लोसांग जो है सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, लोसांग सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग। ठीक है दोस्तों, चलो इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जो नेक्स्ट पार्ट के अंदर किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप ये करके मुझे कमेंट में बताना है दोस्तों। ठीक है, मतलब आपको स्टैटिक जीके से रिलेटेड या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जो मतलब बिल्कुल ट्रेडिंग में हो, आपको भी पता होगा, एग्जाम देते रहते हो, तो किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए ये जरूर आप कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मैं उस पर वीडियो ला सकूँ। जितनी ट्रिक बन पाएगी आपको याद करवाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, 43 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव। ये धनु यात्रा जो है इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, धनु यात्रा जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो है अक्सर भी दिख रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो गोवा में। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नया क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है। ठीक है, गोवा के अंदर मनाया गया है। फिर आता है नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओडिशा में। नुआखाई कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा के अंदर जो है नुआखाई त्योहार मनाया जाता है। चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और बने रहिएगा मेरे साथ चैनल के ऊपर, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं नेक्स्ट जो है वीडियो के अंदर मिलते हैं आपसे। और चलो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।